नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। चलिए आज हम ध्यान देते हैं हिंदी का भाग 11, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे दंडक वर्णिक छंद के 3 भाग, जिसमें आपका घनाक्षरी या कवित, जिसको घनाक्षरी या कवित्त भी कहते हैं, यानी जो घनाक्षरी है वो कवित्त भी है, यानी कवित्त और घनाक्षरी की परिभाषा और सेम एज है। उसके बाद रूप घनाक्षरी, उसके बाद देव घनाक्षरी, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें उभय छंद और मुक्तक छंद, यानी जो छंदों की प्रकार हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद, ये सब हमारे छंद हैं। छंद के 4 भाग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्णिक छंद के बारे में, उसके बाद उभय छंद और मुक्तक छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक। चलिए हम ध्यान देते हैं। दंडक वर्णिक छंद जो है, उसकी जो ट्रिक हमने बनाई थी, सघन रूप देव के जिसका स से सवैया होता है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, घन से घनाक्षरी जिसमें 31 वर्ण होते हैं, रूप से रूप घनाक्षरी जिसमें 32 वर्ण होते हैं, देव से देव घनाक्षरी जिसमें 33 वर्ण होते हैं, और के से कवित्त जिसमें 31 वर्ण होते हैं। आप ध्यान दीजिए, घनाक्षरी और कवित्त में दोनों में 31 वर्ण ही है, ठीक है। तो इसलिए जो घनाक्षरी है और कवित्त है ये सेम एज है, यानी एक दूसरे के रूप में ही है, ठीक है। चलिए हम ध्यान देते हैं। घनाक्षरी हमने सवैया कल की डेट में पढ़ाया था, यानी इसके पहले वाले भाग यानी भाग 10 में हमने आपको सवैया पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे घनाक्षरी या कवित्त। चलिए हम इसकी परिभाषा ध्यान देते हैं। घनाक्षरी या कवित्त जो है एक दंडक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। जो घनाक्षरी है या कवित्त है, यह एक दंडक वर्णिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है। इसके 8, 8, 8 और 7वें वर्णों पर यति होती है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। यहां पर कह रहा है प्रत्येक चरणों के अंत में गुरु होता है, और इसमें 4 चरण होते हैं। 16 और 15 मात्राओं पर गुरु होता है। यहाँ पर 8 वर्ण पर यति होती है, फिर 8 वर्ण पर यति होती है, फिर 8 वर्ण पर यति होती है, फिर 7 वर्ण पर यति होती है। किसमें? घनाक्षरी में। एक बार परिभाषा फिर से ध्यान दे देते हैं। घनाक्षरी या कवित्त एक दंडक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राओं पर विराम से 31 वर्ण होते हैं, यानी कुल 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है। इसके 8वें वर्णों पर यति होती है और 7वें वर्णों पर यति होती है। उसको घनाक्षरी या कवित्त कहते हैं। उदाहरण हम ध्यान देते हैं। सहज विलास हास, सहज विलास हास, यहाँ पर कॉमा हो गया, ठीक है, यानी विराम लिया। उसके बाद प्रिय की हुलास ताज, फिर कॉमा, उसके बाद दुख के निवास प्रेम पास पारी यत है, ठीक है। चलिए हम इसमें वर्ण काउंट करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी यहाँ पर आपके 3 + 3 6 6 + 2 8, यहाँ पर 8 वर्ण हो गए। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है, यहाँ भी 8 वर्ण हो गए, यानी दोनों में क्या हुआ, जो 2 चरण इसमें हुए वहां पर 8 वर्ण है, ठीक। चलिए तीसरे चरण में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जो है एक में 8 और एक में 7 वर्ण हुए, ठीक। अगर इन वर्णों की काउंटिंग करें तो टोटल 31 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका घनाक्षरी या कवित्त है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच,
बीच चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। यहाँ पर लिखा है उदाहरण दूसरा, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। ये किसका उदाहरण है? घनाक्षरिया कवित्त का। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, पूछे बिन को कहूं काहो सो ना बात करे देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। ये किसका उदाहरण है? घनाक्षरिया कवित्त का। ठीक है, चलिए ये तो घनाक्षरी हो गया। किया है एक दंडक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 8 8 और 7 मात्राओं पर यति होती है, इसके अंत में गुरु होते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जो घनाक्षरी या कवित्त होता है इसमें कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण। ठीक, चलिए हम दूसरा देखते हैं, रूप घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसकी परिभाषा होगी, यह एक दंडक वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। रूप घनाक्षरी में यह एक रूप घनाक्षरी एक दंडक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, और इसके अंत में ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से परिभाषा। रूप घनाक्षरी एक दंडक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 8वें वर्णों पर यति होती है, यानी जो 8 वर्ण होंगे फिर यति होगी, फिर 8 वर्ण आएगा फिर यति होगी, फिर 8 वर्ण आएगा फिर यति होगी, फिर 8 वर्ण आएगा फिर यति होगी। उसको क्या कहते हैं? रूप घनाक्षरी। यानी रूप घनाक्षरी दंडक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 8 मात्र वर्ण होते हैं और इसमें वर्णों की कुल संख्या 32 होती है। चलिए हम इसमें वर्ण देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर 8 8 हो गया। ठीक, तीसरा चरण देखते हैं, तीसरा और चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 और 8। ठीक, तो यहाँ पर जो है टोटल वर्णों की संख्या कितनी हुई? 32। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रूप घनाक्षरी, जिसमें 32 वर्ण होते हैं। ठीक, तो रूप घनाक्षरी किसे कहते हैं? यह एक दंडक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं, देवघनाक्षरी। देवघनाक्षरी किसे कहते हैं? तो यह एक दंडक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं और 8वें और 9वें वर्णों पर यति होती है। किसमें? देवघनाक्षरी में। फिर से एक बार परिभाषा ध्यान दे दीजिएगा। देवघनाक्षरी में यह एक दंडक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 8 8 और 90 वर्णों पर यति होती है, इसमें कुल वर्णों की संख्या 33 होती है, जिसको क्या कहते हैं? देवघनाक्षरी। ठीक, चलिए हम इसमें वर्ण की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जो वर्ण है वहां पर 8 8 वर्णों पर यति है। ठीक, दूसरा में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जो वर्ण है वहां पर 8 और 9 है। ये टोटल अगर हम काउंट करें तो ये टोटल वर्ण 33 वर्ण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका देवघनाक्षरी है, इसमें प्रत्येक चरण में 8 8 8 और 9वें वर्णों पर यति होती है, जिसको देवघनाक्षरी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा दंडक वर्णिक छंद हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका तीसरा छंद है। पहला छंद था मात्रिक छंद, दूसरा छंद था आपका वर्णिक छंद, तीसरा छंद आपका उभय छंद और चौथा छंद आपका मुक्तक छंद होता है। ठीक, चलिए हम ध्यान देते हैं उभय छंद किसे कहते हैं। तो उभय छंद ध्यान दीजिएगा, गणों में वर्णों का बधा होना
प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद या वर्णिक वृत्त भी कहते हैं। तो यहां पर इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बनी रहती है, जिसको उभय छंद कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, उभय छंद किसे कहते हैं, कह रहा है कि गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण, ठीक है, गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद कहते हैं या वर्णिक वृत्त भी कहते हैं। किसको? इसको वर्णिक वृत्त भी कहते हैं, वर्णिक वृत्त, ठीक है। यानी अगर कहीं पर दिख जाए वर्णिक वृत्त, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको उभय छंद भी कहते हैं। यानी उभय छंद और वर्णिक वृत्त कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। तो यहां पर कह रहा है गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण यह उभय छंद कहलाता है। इसमें मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बनी रहती है, ठीक है। हम उदाहरण देखते हैं। पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। ये किसका उदाहरण है? उभय छंद का। लिखा है पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, ठीक है। ये आपका उभय छंद का उदाहरण था, ठीक। नेक्स्ट आता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का आखिरी भाग है। यानी जो छंद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें लास्ट वाला है मुक्तक छंद। आजकल की कविताओं में यानी आधुनिक कविताओं में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला छंद आपका मुक्तक छंद। यानी जितने भी अब कवि हो रहे हैं लिखने वाले, काव्य को लिखने वाले, वो मुक्तक छंद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी चीज का रोक टोक नहीं होता है, जैसे इच्छा हो वैसे लिखा जाए, ठीक है, वो आपका मुक्तक छंद कहलाता है। और जो अन्य छंद थे उसमें किसी नियम का पालन करना पड़ता था, जबकि मुक्तक छंद में किसी नियम का पालन करना नहीं पड़ता है। इसलिए अधिकतर अब आधुनिक कविताओं में मुक्तक छंद का प्रयोग किया जाता है। चलिए ध्यान देते हैं कि मुक्तक छंद किसे कहते हैं। तो चरणों की अनियमित, यानी चरण जो है वो अनियमित है, कैसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। समान भी नहीं, यानी जैसे मन कहे वैसे लिख दिया जाए। स्वच्छंद गति, उसकी जो गति है वो भी पता नहीं कैसी है। और भावानुकूल यति विधान ही मुक्तक छंद है, ठीक है। यानी उसमें भाव भी नहीं रहेंगे तब भी वो चल जाएगा, वो क्या कहलाता है आपका मुक्तक छंद। यानी चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्तक छंद कहलाता है, ठीक। इसमें मात्रा या वर्णों का कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। किसमें? मुक्तक छंद में। मुक्तक छंद में मात्रा और वर्णों का कोई नियम नहीं होता, क्या कहलाता है? मुक्तक छंद, ठीक है। इसमें असमानता पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है, स्वच्छंद गति पाई जाती है, भावानुकूल यति विधान पाया जाता है, ठीक है। किसमें? मुक्तक छंद में। आधुनिक कविता में इसी मुक्तक छंद जो है, आधुनिक कविताएं इसी मुक्तक छंद में लिखी जा रही है। यानी आपकी जो कविताएं हैं काव्य की, वो मुक्तक छंद में ही प्रयोग किया जा रहा है। हम इसके उदाहरण को देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक। यहाँ पर लिखा है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद में पथ पर। ये आपका मुक्तक छंद था। आज की डेट में हमने आपको छंद जो 4 प्रकार के थे उनको पूर्ण किया, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आप सबने पूरा वीडियो देखा होगा और आपने जानकारी प्राप्त की होगी छंद के बारे में। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से छंद को समाप्त किया है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। मेरे वीडियो को जरूर देखना और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपके साथ साथ किसी अन्य का भी भला हो जाए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।